नमस्कार, मेरा नाम है मोहित चौबे और आप देख रहे हैं नॉलेज ब्रूक। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के अपने 9वें लेक्चर पे चर्चा करने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। अगर आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे कनेक्टेड नहीं हैं तो हमसे जुड़े रह सकते हैं। आप हमसे यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम तमाम माध्यमों से जुड़ सकते हैं और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़कर आप जितने भी नोट्स हम संबंधित वीडियो के अपलोड करते हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करें कि बाल केंद्रित शिक्षा और जो प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील शिक्षा है इसके विषय में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम इनकी साधारण अवधारणाओं पर चर्चा करने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि क्या इनके प्रॉज हैं, मतलब क्या इनके फ़ायदे हैं और क्या इनके नुकसान हैं। फिर हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को, मतलब प्रगतिशील शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है उस पर चर्चा करने वाले हैं और सबसे अंत में हम बात करने वाले हैं कुछ शिक्षाविदों की और कुछ दार्शनिकों की, मतलब एजुकेशनलिस्ट की और फिलोसफर्स की, जिनने इस विषय में अपने विचार रखे। हम एक छोटे सा क्विज सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमने क्या सीखा। चलिए, पहले ये अवधारणा मानी जाती है कि जो शिक्षक है वह बालकों के अंदर ज्ञान का प्रसार करता है और शिक्षक के माध्यम से ही बालकों के अंदर ज्ञान आता है। लेकिन उसके पहले जॉन लॉके ने कहा कि जो चाइल्ड है वह एक एम्प्टी वेसल है, एक खाली बर्तन है, और यह एक व्यवहारवादी थे। इनका मानना था कि बालकों के अंदर व्यवहार नहीं होता या फिर उनके अंदर कुछ भी नहीं होता और बाहर से जो उसके शिक्षक हैं या उसके आसपास के लोग हैं वही उसके अंदर ज्ञान का प्रसार करते हैं। फिर जब हम बात करें कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की, तो यह पूरा कमांड जो है शिक्षक के हाथ में होता है और वह अपने जो भी उसकी कन्वीनियंस है, जो भी उसकी सहूलियत है, उसके अनुसार बालक के अंदर ज्ञान भरता है। फिर बात आती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बालक के अंदर शिक्षक के भरने से ज्ञान नहीं आता। बाद के जो विचारक हुए उनने अपने तथ्य रखे। कहा गया कि बालक के अंदर, बालक जैसे पियाजे जैसे जो लोग हैं उनने कहा कि बालक एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, वह अपने ज्ञान की खोज खुद कर सकता है, उसके अंदर ज्ञान भरने की आवश्यकता है। हम ऐसे कई सारे अभी शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों के बारे में, फिलोसफर्स के बारे में, दार्शनिकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो इन अवधारणाओं को पुष्टि करने का प्रयास करेंगे कि शिक्षक को एक, मतलब गार्डनर की तरह काम करना चाहिए। जैसे कि एक पौधे को एक गार्डनर, एक माली धीरे धीरे ध्यान रख के उसको संजोता है, उसको संवारता है, उसी प्रकार शिक्षक भी बालकों के अंदर यही चीज़ें संजोता है और धीरे धीरे बालक को संवार कर एक अच्छे वृक्ष के रूप में लेकर समाज के सामने मतलब प्रस्तुत करता है। तो बात आती है टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, जिसके बीच में द्वंद्व चल रहा है। तो पहले जो शिक्षा का तरीका था कुछ इस प्रकार था कि एक शिक्षक है और वह पूरे ही जितना भी ज्ञान उसके पास है उसका आदान प्रदान वह अपने विद्यार्थियों के साथ कर रहा है। लेकिन अब जो बाद में अवधारणाएं बदली गईं, पहले जो बालक को खाली वैसल या खाली बर्तन माना जाता था, जैसे कि हमने देखा कि लॉके कहते थे, लेकिन धीरे धीरे यह बात सुधारी गई और बालकों को एक पौधा और शिक्षकों को एक गार्डनर या माली की तरह जब देखा जाने लगा, तब बात अवधारणा आई लर्नर्स डायरेक्टेड या फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। यहाँ पे यह देखा गया कि एक बालक की जो भी व्यक्तिगत रुझान हैं, उनकी व्यक्तिगत एक्टिविटीज़ हैं, उसको देखकर जो भी है शिक्षा की प्रक्रिया चलाई जाती है। अब जो शिक्षक है वह बालक की ज़रूरतों, बालक के इंटरेस्ट को देखकर उनके अंदर ज्ञान, उनको मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है। मतलब जिस प्रकार एक बबूल का पेड़, एक गुलाब का पेड़ या कोई भी पौधा हो, भले वो अच्छा है बुरा है, लेकिन ये हमारी व्यवस्था है कि हम उसको जो हमारा गार्डन है उसमें किस प्रकार ग्रो करते हैं और किसको रखते हैं। मतलब तो शिक्षक उसको शेप देगा, मतलब शिक्षक कुम्हार का काम करेगा कि माटी है, माटी में सनने की, माटी में कुछ एक मूर्ति बनने की क्षमता है, बस शिक्षक उसको शेप देगा, ना कि अगर माटी है तो मतलब मिट्टी को एकदम वेस्ट समझ लेगा। चलिए बात करें प्रॉज ऑफ टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। तो जब हम टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, तो
क्या क्या निकल के आता है, तो हम सबसे पहले देखेंगे द क्लासरूम रिमेन्स ऑर्डरली, मतलब जो कक्षा है वह बिल्कुल एकदम व्यवस्था के साथ और अर्दली की तरह बनी हुई रहती है, मतलब शिक्षक की हर बात मानती है। स्टूडेंट्स आर क्वाइट, विद्यार्थी शांत रहते हैं। फुल कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम एंड इट्स एक्टिविटीज़, मतलब कक्षा की जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनके ऊपर शिक्षक का फुल कंट्रोल होता है। उसके बाद डायरेक्ट स्टूडेंट एज पर द टीचर्स चॉइस, जो भी शिक्षक की चॉइसेस हैं, शिक्षक के निर्देश हैं, उसके अनुसार शिक्षक कक्षा को निर्देशित कर सकता है। कवर ऑल सिलेबस ऑन द टाइम, और शिक्षक क्योंकि सिर्फ उसको सिलेबस से मतलब रहेगा तो जितना भी सिलेबस उस संबंधित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है, संबंधित कक्षा के अंतर्गत आता है, उसको मतलब ख़त्म करने का प्रयास करेगा। कॉन्स की बात करें तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की हानियाँ क्या क्या हैं, तो जब छात्र अकेले काम करते हैं तो वे अन्य छात्रों के साथ सहयोग करना नहीं सीख पाते। मतलब अगर पूरा जो क्या बोलेंगे रिंग मास्टर, जो सर्कस का खिलाड़ी के हाथ में ही चाबुक है, तो जो सर्कस में जितने भी लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना कैसे सीख पाएंगे। जैसा टीचर चाहेंगे बालक उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो टीचर सेंटर एजुकेशन का सबसे बड़ा सबसे बड़ा नुकसान यही देखा जाता है। छात्र के संचार कौशल को नुकसान हो सकता है, मतलब छात्र के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमेशा उसको निर्देश मिलते ही हैं और वह उन्हीं निर्देश के अनुसार काम करता है। इंस्ट्रक्शंस कैन बी बोरिंग फॉर स्टूडेंट, कई बार जो निर्देश साक्ष्य को दिए छात्र को दिए जा सकते हैं वह उबाऊ हो सकते हैं। स्टूडेंट्स माइंड में वंडर एंड दे में स्किप इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, और कई बार जो व्यक्ति का दिमाग है, जो बालक का दिमाग है, वह भटक सकता है और महत्वपूर्ण तथ्यों को छोड़कर कहीं और भटक सकता है। मतलब अगर बालक को कक्षा में रुझान नहीं आ रहा है तो बिल्कुल वह कक्षा में क्यों रुकेगा और वहाँ से भाग जाएगा। मतलब उसका वह शारीरिक रूप से तो रहेगा लेकिन उसका दिमाग उसका साथ नहीं देगा। इट डजेंट अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, आस्क क्वेश्चंस एंड डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग्स, मतलब यह बालक को यह नहीं मौका मिलता कि वह अपने आप को प्रदर्शित कर सके, प्रश्न पूछ सके, अभिव्यक्ति दे सके और अपनी स्वयं की शिक्षा को निर्देशित नहीं कर सकता है। अपनी स्वयं की शिक्षा को निर्देशित करने की अनुमति बालक को नहीं होती। चलिए अब बात करें कि स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन के फ़ायदे क्या होंगे। मतलब अगर बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें तो उसके क्या फ़ायदे होंगे। छात्र समूह कार्य के माध्यम से महत्वपूर्ण संचार और सहयोगी कौशल सीखते हैं। मतलब क्योंकि स्टूडेंट सेंटर होगा तो छात्र समूह, मतलब जो बालक एक तरीके की काम करने में इच्छुक होंगे, एक तरीके का ज्ञान अर्जित करने की इच्छा रखेंगे, तो वह समूह के माध्यम से महत्वपूर्ण संचार और सहयोग कौशल सीख सकेंगे। छात्र अपने स्वयं के सीखने को निर्देशित करना सीखेंगे। मतलब बालक जो उनका लर्निंग पेस है उसको बैलेंस करना या फिर जो उसका लर्निंग डायरेक्शन है उसको निर्देशित करना सीख सकेंगे। वह जानेंगे कि उन्हें किस प्रकार से लर्न करना चाहिए, किस प्रकार से याद करना चाहिए। वह सवाल पूछना सीख सकेंगे। वह अपने जो भी अपने शिक्षक हैं उनसे खुलकर बात कर सकेंगे और सवाल पूछ सकेंगे। कार्यों को स्वतंत्र रूप से पूरा करेंगे। जो भी कार्य उनको दिए जाते हैं उनको वह स्वतंत्र रूप से पूरा करना सीख सकेंगे। साथ ही क्योंकि इंटरेस्ट रहेगा तो वो काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे और जो उनकी जिम्मेवारियां दी गई हैं या जो भी उनको पढ़ने के लिए दिया गया है वह उसको पूरा करेंगे। छात्र सीखने की गतिविधियों में अधिक रुचि लेंगे क्योंकि अब उनके मन का काम होगा, उनके ऊपर पूरा ध्यान होगा शिक्षक का, तो वह उसमें अधिक रुचि लेंगे। स्टूडेंट पार्टिसिपेट एक्टिवली, और जो भी कार्य यहाँ पे किए जा रहे हैं तो सक्रिय रूप से जो कक्षा गतिविधियाँ हैं उनमें भाग लेंगे। अब हम कॉन्स की बात करें तो कौन कौन से कॉन्स हैं या कौन कौन सी बुराइयां हैं स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन की। क्योंकि छात्र क्योंकि अब छात्रों के हाथ में कमान होगा तो वह बात कर सकते हैं और कक्षा की जो शांति है उसको भंग कर सकते हैं या फिर जो क्लासरूम को नॉइजी या अराजक बना सकते हैं। शिक्षकों को एक साथ सभी छात्रों की गतिविधियों का प्रबंध करना का प्रयास करना पड़ता है, जिससे शिक्षकों का जो काम है और शिक्षकों का जो कंट्रोल है वह कई बार छात्रों के ऊपर से जा सकता है। प्रबंध कठिन है तब छात्र एक ही परियोजना के विभिन्न चरणों में काम कर रहे हों। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बालक बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रहे हों चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, तो शिक्षक को यह मेंटेन करना कि हर बालक पे बराबर ध्यान जा सके यह भी एक कठिन टास्क हो जाता है। क्योंकि शिक्षक हमेशा एक साथ सभी छात्रों को निर्देश नहीं देते, इसलिए कुछ छात्र महत्वपूर्ण तथ्यों को याद कर सकते हैं। मतलब कई बार एक साथ निर्देश नहीं मिलते, यहाँ पे मिस कर सकते हैं, याद करने से चूक सकते हैं।
तो बालक कई बार ऐसा हो सकता है कि क्योंकि अगर प्रॉपर टीचर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया, बहुत सारे डायमेंशंस में अगर बालक काम कर रहे हैं तो जो याद करना है बालकों को उससे चूक सकते हैं वो। कुछ छात्र अकेले काम करना पसंद करते हैं, इसलिए समूह कार्य समस्याग्रस्त हो सकता है। इसमें भी ऐसा है कि कुछ छात्रों के काम करने का तरीका व्यक्तिगत है, वो अकेले काम करना पसंद करेंगे, तो बिल्कुल यह जो काम है समस्याग्रस्त हो सकता है। चलिए आगे बात करें कि कंसर्न क्या है, मतलब ऐसी क्या बातें हैं जो हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में जाननी आवश्यक हैं। मतलब क्यों इतने सब पक्ष और विपक्ष के बावजूद भी आज वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। सबसे पहले चाइल्ड लाइफ एंड एक्सपीरियंस, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा मुख्य रूप से बालक की जो व्यक्तिगत लाइफ है, उनका व्यक्तिगत जीवन है और उनके जो अनुभव हैं उन पर केंद्रित करके बनाया जाता है। द चाइल्ड एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन, बालक को शिक्षा के केंद्र में रखा जाता है क्योंकि अंततः बालक को ही उस शिक्षा को ग्रहण करना है जो कक्षा के माहौल में प्रदान की जा रही हैं। सपोर्ट अ चाइल्ड्स चॉइस, बच्चे की पसंद को समर्थन दिया जाता है क्योंकि बालक जब अपनी पसंदों को, अपनी नापसंदों को व्यक्त करना सीख जाता है तो वह अपने पसंद के कामों में बहुत इंटरेस्ट लेता है और बहुत अच्छे से शिक्षा का जो कार्य है, सीखने का जो कार्य है वह करता है। सपोर्ट अ चाइल्ड्स चॉइस, उसको अवसर प्रदान कर, प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी, मतलब बालकों को जब अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर मिलते हैं तो वह अपने जो भी उसको संबंधित क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वह अवसर चाहता है, जिस क्षेत्र के अवसरों का वह अभिलाषी है, तो उस क्षेत्र में काफ़ी मेहनत से काम करता है। द इंडिविजुअल आइडेंटिटी नीड्स डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, मतलब अलग अलग पहचान के लिए अलग अलग निर्देशों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जिस प्रकार का बालक के मन है, जैसे विचार हैं, तो उसको उस प्रकार से डील करना पड़ता है। कुछ बालक जन्म से ही काफ़ी शांत होते हैं और उनके साथ आसानी से सामंजस्य बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ बालक जिनका जो इमोशनल फैक्टर है या फिर जो भावनात्मक पक्ष है वह बहुत जल्दी परिवर्तित होता रहता है, तो उनका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो मतलब व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग प्रकार के निर्देशों का, अलग अलग प्रकार की ज़रूरतों की आवश्यकता पड़ती है। फिर बात आती है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है। तो प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील शिक्षा तो मुख्य रूप से कम आउट ऑफ द कोर्ट ऑफ कन्वेंशनल एजुकेशनल सिस्टम, मतलब जो आपकी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है उसके बाहर आके जो भी उस समय की वर्तमान आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए शिक्षा पद्धति को आगे चलाना ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम है। लर्निंग बाय डूइंग, चाइल्ड हैज़ इन्नेट कैपेसिटीज़, मतलब जैसा कि पियाजे ने कहा कि बालक एक छोटा साइंटिस्ट होता है, चिल्ड्रन इज़ ए स्मॉल साइंटिस्ट, तो बालक कुछ करके सीखते हैं और उनके अंदर कुछ करके सीखने की जनजातीय क्षमताएं मौजूद होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कहा जाता है कि बालकों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब समस्या समाधान और जो आलोचनात्मक चिंतन है इनकी शक्तियाँ होती हैं। उसके बाद लर्निंग बाय कोलैबोरेशन एंड पर्सनल चॉइस एंड स्किल्स, बालक जो हैं उनके अंदर एक दूसरे की सहायता करके और जो भी उनके पास विकल्प मौजूद हैं या जो कौशल मौजूद हैं उनके साथ काम करने की शक्तियाँ होती हैं। जैसे कि हमने कोलभाग को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि बालक यह समझ जाता है एक अवस्था में कि वह किस व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार करेगा, उससे क्या उसको लाभ होंगे, क्या उसके पास है और क्या उसके पास नहीं है, जो हम पर्सनल कॉन्कॉर्डेंस वाली स्टेज में चाइल्ड डेवलपमेंट देख रहे थे, मतलब जो कोल्बर्स का मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत था। उसके बाद कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, सतत और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, मतलब जो लर्निंग प्रोसेस है या जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वह बिल्कुल जन्म भर चलती है, बिल्कुल आपके पैदा होने से लेकर मरणासन तक ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो यह था प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब और किस प्रकार से प्रोग्रेसिव एजुकेशन को वर्तमान परिवेश में देखा जाता है उसके बारे में हमने जाना। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फिलोसफर्स हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण एजुकेशनलिस्ट हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जॉन डीवी एक अमेरिकी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और शिक्षक सुधारक थे, मतलब जो भी शिक्षा में कुरीतियाँ हैं उनको सुधार करने का इन्होंने काफ़ी प्रयास किया, जिनके विचार शिक्षा और सामाजिक सुधार में प्रभावशाली रहे हैं। इन्हें 20वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में, मतलब जो इनिशियल 20th सेंचुरी थी, प्रमुख अमेरिकी विद्वानों में से एक माना जाता है। ही एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल, यह इनने एक स्कूल इस्टेब्लिश किया जिसको बाद में इनने लेबोरेटरी स्कूल के रूप में स्थापित किया। मतलब इनका काम यही था कि बालकों के ऊपर इनने एक लैब या प्रयोगशाला विद्यालय के रूप में काम किया और बालकों में होने वाले परिवर्तनों और अपने विचारों को जो भी उस परिवर्तन से संबंधित हैं उनको रखा। डीवी कहते हैं कि इनने
सबसे पहले तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब जो भी यह विकासशील शिक्षा अभी हम देख रहे थे, प्रगतिशील शिक्षा, इसके विषय में इनके पिता कहे जाते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। मतलब ये पहले व्यक्ति थे जिनने इतने प्रोग्रेसिव वे में, इतने प्रगतिशील वे में जो शिक्षा है उसको लिया। प्रपोज्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, इनने काम करके सीखने का जो सिद्धांत है उसको रखा। इनने कहा कि जो डेमोक्रेटिक क्लासरूम है, मतलब इनने लोकतांत्रिक कक्षा के बारे में कहा। इनने कहा कि क्योंकि लोकतांत्रिक कक्षा होगी मतलब जनमत होगा विद्यार्थियों के साथ, और फिर कक्षा हो जाएगी चाइल्ड सेंट्रिक मतलब बाल केंद्रित शिक्षा। चिल्ड्रन शुड बी टेकन केयर ऑफ, इनने कहा कि बच्चों का हर हालत में ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि बालक छोटे जो हमने बात कही कि छोटे पौधे होते हैं, खाली वेशल्स होते हैं। टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक, इनने जो बात थी पहले शिक्षक केंद्रित जो शिक्षा पद्धति है उसको बदल के बाल केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा पद्धति की तरफ जो लोगों का ध्यान है वह आकृष्ट किया। और इस परिवर्तन को, इस ट्रांजिशन को इनने इनके जो प्रोग्रेसिव एजुकेशनल इनके थॉट्स कहे जाते हैं उसके माध्यम से जो भी इनने बातें कही कि डेमोक्रेटिक हो माहौल और बच्चों का ध्यान रखा जाए और जो लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखने वाली बातों का ध्यान रखा जाए, तो यह सभी इनके प्रोग्रेसिव एजुकेशनल जो अप्रोच है उसको प्रदर्शित करते हैं। फिर हम बात करेंगे मारिया मॉन्टेसरी का, जो कि मारिया मॉन्टेसरी जो हैं इनने चाइल्ड शुड बी कल्टिवेटेड टू हिज ओन नेचुरल डिज़ायर टू लर्न, मतलब बालकों को सीखने की अपनी स्वाभाविक इच्छा के लिए विकसित किया जाना चाहिए। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण कथन था। उनने एक युवा मन की तुलना एक ऐसे स्पंज से की है, मतलब ये इन्हें अपने शिक्षा के सिद्धांत दिए। इनने कहा कि एक बालक का मन एक स्पंज की तरह होता है जो ज्ञान को अवशोषित करना जानता है। मारिया मॉन्टेसरी एक इटालियन चिकित्सक थीं और एक शिक्षाविद भी थीं। इन्होंने शिक्षा के दर्शन मतलब एजुकेशनल फिलॉसफी के लिए सबसे अच्छे मतलब बहुत अच्छे तरीके से यह फेमस हैं और काफ़ी इन्हें जाना जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र के ऊपर मतलब साइंस पेडागोजी के ऊपर इनने काफ़ी कुछ लिखा है। और यह बालकों को कहा जाता है कि इनका कहना था कि बालकों को जो भी वो सीखना चाहते हैं वो सीखने की उनके अंदर स्वाभाविक इच्छा को जागृत करना और इसी में सफलता प्राप्त करना ही एक शिक्षक है। और शिक्षक का यही कर्तव्य है कि बालक को जो सीखना है उसके अंदर एक स्वाभाविक इच्छा शक्ति विकसित की जा सके। फिर एक आते हैं फ्रेडरिच फ्रोवेल कहते हैं कि इनको सबसे पहले इनने जो महत्वपूर्ण काम किए वह यही था कि इनने किंडरगार्टन विधि को प्रतिपादित किया। यह एक आदर्शवादी थे। इनने कहा कि जो फ्रेडरिच फ्रोवेल हैं एक जर्मन शिक्षा शास्त्री थे, एजुकेशनलिस्ट थे और जोहान हेनरिक पोस्टोलॉजी के एक छात्र थे। इन्होंने इस मान्यता के आधार पर आधुनिक शिक्षा मॉडर्न एजुकेशन की नींव रखी कि बच्चों की अद्वितीय आवश्यकताएं और क्षमताएं मतलब जो यूनिक नीड्स एंड कैपेबिलिटीज़ होती हैं, इसके आधार पर कि हर व्यक्ति की एक व्यक्तिगत एक अद्वितीय आवश्यकताएं होती हैं और एक अद्वितीय क्षमताएं होती हैं, जिसके आधार पर इनने जो आधुनिक शिक्षा है मॉडर्न एजुकेशन है इसकी नींव रखी। इनने बाल विहार या किंडरगार्टन के विषय में बात की। और किंडरगार्टन छोटे लोगों के, छोटे बच्चों के खेलने के लिए एक जगह होती है जहां वो खेल खेल कर सीखते हैं। बच्चों की आंतरिक प्रकृति को मजबूत बनाने की भूमिका निभाने का इनने काम किया। इनने कहा कि बच्चों के अंदर जो है उनके अंदर जो इनेट कैपेसिटीज़ हैं उनको मजबूत बनाना और लोगों के सामने लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनने कहा कि जो एक किंडरगार्टन है उसके जो शिक्षक हैं उनके अंदर मतलब उनको यह ज्ञान होना चाहिए कि बालक किस अवस्था में है या बालक की अवस्था के चरणों और उनसे संबंधित उनमें होने वाले परिवर्तनों और उनके विकास की जानकारी एक शिक्षक को होनी चाहिए। मतलब टीचर शुड नो अबाउट द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ हिज लर्नर और ऑफ हिज स्टूडेंट। इस प्रकार से इनने काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण काम किए और इनका सबसे महत्वपूर्ण काम था कि इनने बालकों के अंदर सीखने की जो एक पर्टिकुलर माहौल प्रदान किया जाए इसके बारे में इन्हें बात की। और इन्हें शिक्षकों के ऊपर ध्यान दिया कि हर शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि उनका जो विद्यार्थी है उसके डेवलपमेंट की क्या स्टेज है और क्या गति है। चलिए उसके बाद रूसो कहते हैं कि छात्रों की विकास क्षमता से परे चीज़ें उन्हें नहीं सिखाई जानी चाहिए। इनने इस बात के ऊपर काफ़ी जोर दिया कि बच्चों को एक एविल या एक नकारात्मक विचारधारा से नहीं देखना चाहिए कि बच्चे बिगड़े हुए हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से सुधारने की आवश्यकता है। इनने जीन जैक्स रूसो, इनका पूरा नाम है, एक जीवनवाद दार्शनिक थे, मतलब एक फिलोसफर थे और एक राइटर थे और एक संगीतकार थे। इन्होंने राजनीतिक दर्शन
मतलब जो इनने राजनीतिक दर्शन लिखे हैं पूरे यूरोप में, काफ़ी इनको यूरोप के जो क्षेत्र है यहाँ पे इनको क्रांतिकारी जो भी उस समय रेनेसेंस चल रहा था, जो भी पुनर्जागरण चल रहा था, उसके एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। इन्होंने अपने नोवेल जो एमिल नाम से इन्हें एक नोवेल प्रकाशित की 1726 में, उनने शिक्षा में योगदान दिया और बच्चों के बुरे होने का विचार, जो लोग माना जाता है कि बालक जन्म से कुछ नहीं जानते, उनके अंदर काफ़ी कुरीतियाँ हैं, काफ़ी गलतियाँ हैं, उनको हम ही सुधारेंगे या शिक्षक ही सुधारेंगे, इस प्रकार के विचारों का खंडन किया। कुछ महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, मतलब प्रगतिशील शिक्षा क्या है। तो पहला है कि पारंपरिक शिक्षा या कन्वेंशनल एजुकेशन, फिर लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की शिक्षा, ओल्ड वे ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का पुराना तरीका, और टीचर सेंटर्ड एजुकेशन मतलब शिक्षक केंद्रित शिक्षा। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वह है आंसर नंबर बी, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखने ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। जहाँ हम पीछे डेफिनेशन समझ रहे थे, अवधारणा समझ रहे थे प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, कि लर्निंग बाय डूइंग जब व्यक्ति करके सीखता है तो वह एक प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे बात करें। अगले है क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मतलब किसको प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है रूसो, जॉन डीवी, मारिया मोंटेसरी एंड फ्रेडरिच फोवेल। तो बिल्कुल हमने देखा था कि जॉन डीवी जिनने कहा था कि बालक एक खाली बर्तन के समान है और हम उसमें ज्ञान भरते हैं, और इनने जो इंडिविजुअल बच्चों की चॉइस है उसके ऊपर और हर बच्चा की ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की काफ़ी सारी बातों के ऊपर चर्चा की। और इनने अपना प्रोग्रेसिव एजुकेशन के विषय में जो भी इनके विचार थे उनको लेके इनको प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पिता कहा जाता है। तो बिल्कुल इसका भी आंसर नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर जो भी है एक एक बात समझ में आई होगी। जो भी बात आपको समझ में नहीं आई है आप एक बार कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर से रिप्ले करके आप अपने मुद्दे तक आ सकते हैं। धन्यवाद और देखते रहिए नॉलेज ब्रूक। और अगर आप पहली बार आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि संपूर्ण जितने भी आगे वीडियो अपलोड होंगे उनकी जानकारियाँ आपको मिल सकें। हैव अ नाइस डे।